ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी साइंस की इस चैप्टर की डिस्कशन को, जिसमें हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ रहे थे। अब बेसिकली जब हम इतना जान गए हैं कि हमें फाइबर जो है प्राकृतिक तरीके से कहाँ से प्राप्त होती है, जैसा कि हमने बात करा कि प्लांट के जो सोर्सेज हैं वो है कॉटन, फ्लैक्स और जूट। तो अब बेसिकली राइटर हमें ये बताएगा कि कपड़ा बनता कैसे है। मेकिंग ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या होता है? क्लोथ। जो फैब्रिक्स हैं ये फाइबर से बनते हैं। फटाफट से मुझे डिफरेंस बताओ, फाइबर और फैब्रिक में क्या डिफरेंस होता है? फाइबर कोई भी रेशा और एक छोटा सा धागा होता है, उन सारे धागों और रेशों को कंपाइल करके क्या बन जाता है? कपड़ा, है ना। कोई भी जीन्स, टी शर्ट, कुछ भी, रुमाल, वो फैब्रिक है। जो फाइबर्स होते हैं, सबसे पहले एक प्रोसेस का हमें यूज़ करना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? फाइबर्स को सबसे पहले कन्वर्ट करा जाता है यार्न के अंदर। जो फैब्रिक होता है वो इसी यार्न से बनता है, लेकिन जब कपड़ा पूरा प्रॉपर जिस स्टेज में बन रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर दादी और नानी का एग्जांपल लेके वो स्वेटर वाली बात बताई थी ना आपको, बुनाई करके, ये वही चीज़ है। अब हम लोग ना बेसिकली क्या करेंगे, ये प्रोसेस को देखेंगे एक बारी, स्पिनिंग ऑफ यार्न, और फिर यार्न का कन्वर्ट होना फैब्रिक के अंदर, जिस प्रोसेस को हम लोग नाम दे रहे हैं वीविंग या फिर निटिंग। जानते हैं इसके बारे में, डिफरेंस जानते हैं एक बार को। मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न ना एक लंबा सा लॉन्ग और ट्विस्टेड थ्रेड होता है। यार्न बड़े सारे फाइबर से बनाया जाता है। यानी कि देखो, आप ऐसा मान लो कि एक प्रॉपर जो रेशा है वो फाइबर है। अगर यही एंटेंगल्ड है ऐसे करके, ये मैंने इसकी एनलार्ज इमेज बनाई है आपके सामने, ठीक है। यानी कि बहुत नज़दीक तरीके से माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो तो शायद से दिखे, लेकिन नॉर्मली हमें जो धागे की रील होती है कुछ ऐसा दिखता है। ये चीज़ हमें कुछ ऐसी दिखती है नॉर्मली, ठीक है। अगर इसमें से अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये 3 रेशे हैं, 1 2 3, ये तीनों क्या हैं इंडिविजुअली? वैसे थ्रेड ये है, थ्रेड एक्चुअली ये बना है फाइनल। ये तीनों क्या हैं? इसको फाइबर कहोगे या यार्न कहोगे? 1 2 3 को फाइबर, और इसको क्या कहोगे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है थ्रेड को? यार्न। यार्न इज अ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। और इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे? ये यहाँ से जो यहाँ प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है पूरा का पूरा स्पिनिंग, ठीक है। देखो, मैं फिर से आपको बताता हूँ, एक बात फिर से बोलता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि इन चैप्टरों में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ऊट पटांग के कंसेप्ट आपको लग रहे होंगे, एक बार के लिए बस ये वाले कॉन्सेप्ट्स को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से निकाल दो। आपको भी पता है कि यूपीएससी नहीं पूछेगा कभी भी ऐसा, लेकिन क्या पता आपको लोकसभा प्रोटोकॉल में टकरा जाए वाला क्वेश्चन ऐसे, या फिर एपीएफसी में टकरा जाए, ईपीएफओ में टकरा जाए, तो नंबर कहीं ना कहीं आपके बच जाएंगे। बस बात ये है, एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। अब जब बुक बात कर ही रही है तो वैसे भी अगर खुद से भी रीडिंग कर रहे होते तो एक बार को तो देख ही लेते ना हम लोग। तो बस वही चीज़ है, इसलिए करवा रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है टाइम वेस्ट करने का, आप लोगों का भी और अपना भी। तो इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग जो फाइबर्स होते हैं, और मतलब ये माइक्रो लेवल पे हमें लेकर जा रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो एक रुई का जो गट्ठा होता है, मास ऑफ कॉटन, अब ये कुछ भी हो सकता है, वूल हो, सिल्क हो, कुछ भी हो, इसमें से, इस गट्ठे में से छोटे छोटे रेशे निकाले जाते हैं। रेशा 1 2 3, ये तो हो गया लंप पूरा का पूरा। इसमें से ये रेशे निकाले मैंने, जिसको मैं नाम दूंगा कॉटन फाइबर्स। इन रेशों को अगर मैं कंपाइल कर दूं
1 + 2 + 3, क्या बन गया ये? यान, थ्रेड, ठीक है, हाँ सही बोला मयूर, बिल्कुल ठीक है। अब इनको क्या होता है कि इस जो कॉटन का, जो रुई का जो गट्ठा है, उसमें से निकाला जाता है एंड ट्विस्ट करा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर करा। इससे जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं एक साथ आते हैं लंबे लंबे ट्विस्टेड फॉर्म में थ्रेड्स बनाने के लिए, और थ्रेड एक्चुअली ट्विस्टेड ही होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना थ्रेड को, अभी इस लेक्चर के बाद या अभी आपके आसपास कोई सुई धागे का डब्बा हो ना घर पे, तो अभी उसको एक बारी धागे को अलग करके देखो, थोड़ा सा सलाइवा अपना उस पर लगा के देखो, और दांत के बीच में उसे हल्का सा, काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, उसे ना थोड़ा सा हल्का सा दांत के बीच में लाके उसे एक बारी प्रेस करके उस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके, थोड़ा सा सलाइवा लगा के, उस पर थूक लगा के, उसके बाद देखो आपको रेशे पक्का दिखेंगे उसके अंदर। इसको बोला जाता है यान। स्पिनिंग जो है ये फाइबर को यान के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि कपड़े बनाने की दिशा में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? स्पिनिंग। ओके, कॉटन फाइबर्स को जेंटल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से पुल करा जाता है एक गट्ठे में से, रुई के गट्ठे में से। अगर हम कॉटन फाइबर बना रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली मोड़ा जाता है, और अगर आप इसको मोड़ोगे ऐसे करके, ये आपके पास यान आ जाएगा। ये प्रिंसिपल है मेकिंग यान फ्रॉम द फाइबर। ऑब्वियसली बात है, ऐसा कोई हाथ से नहीं करता आज के समय में ये वाला काम, लोग नहीं होते कि वो ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वो आपको प्रोसेस समझा रहा है कि हम ये कैसे बना सकते हैं, बस यही ऊपर दे रखा है। अब आपको ये सब प्रोसेस जानने की ज़रूरत नहीं है कि होल्ड अ लंप ऑफ कॉटन अपने लेफ्ट हैंड के अंदर, फिर आप ये करो वो करो, अंगूठे से मोड़ के देखो। ये वाली प्रोसेस से ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको टेस्ट ही तो करना है। आप रील ले लो, सुई धागे के डब्बे में से एक रील निकाल लो, मम्मी से मांग लो कि पूछ लो कि इस लेक्चर के बाद कि सुई धागे का डब्बा कहाँ रखा है। उसको हल्का सा अपनी जीभ के बीच में रखो, आपकी जो टंग है वो थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर हल्का सा सलाइवा होना चाहिए, और दांत के बीच में से उसमें थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके उसको पास आउट करो दांत से, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपको पक्का रेशे देखने को मिलेंगे। बच्चों को टेस्ट ऐसे ही करवाया जाता है अगर फाइबर्स उनको लाइव दिखाना है तो, ठीक है। अब यान कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस। मुझे ये बताओ, हमने जो हड़प्पा में इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट देखा था उसको हम लोग क्या कहते थे? पूरा नाम स्पिंडल क्या? बोल, याद आया? स्पिंडल बोल। तो यान कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस। हैंड स्पिंडल, जिसको टकली बोलते हैं, स्पिनिंग व्हील, चरखा, जो कि बापू यूज़ करते थे, महात्मा गांधी, एंड आज के समय में स्पिनिंग मशीन। सबसे सिंपल डिवाइस जो होता है कॉटन की स्पिनिंग के लिए और यान बनाने के लिए, वो होता है हैंड स्पिंडल। हैंड स्पिंडल को हम लोग टकली भी बोलते हैं। अब आप लोग आज से एक बात सीख जाओ और हड़प्पा के चैप्टर में अपने कंपाइलेशन कर देना। स्पिंडल वॉल को आप लोग ना, अब छोटे छोटे एग्जाम्स का पता नहीं होता है कि वो क्या पता MBPSC स्पिंडल वॉल ना दे दे, ये बोल दे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर क्या हैंड स्पिंडल मिलता था, क्या टकली मिलती थी क्या। अब आप हैंड स्पिंडल से तो चलो स्पिंडल वॉल आपके सामने आ जाएगा, आप समझ जाओगे। अब आप कहोगे ये टकली तो हिंदी वर्ड है, ये पूछ सकता है क्या? देखो स्टेट PSC ऐसा करते हैं, कभी कभार हरकतें दे देते हैं वो ऑप्शन में ऐसे शब्द, ठीक है। आप इसको जाकर वहाँ पर कंपाइल कर देना। ये सिंपलेस्ट डिवाइस होता है फॉर स्पिनिंग कॉटन यार्न। एंड हड़प्पा के टाइम पे जो डिवाइसेस हड़प्पन्स यूज़ करते थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे कि सिंपल हुआ करते थे? प्राइमरी डिवाइसेस होते थे या फिर कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस होते थे? बिल्कुल सिंपल ना।
हाँ, तो इसलिए हमें स्पिंडल बल वहाँ पे मिलता है। और मैंने आपको ये बार बार प्रोसीजर बताया भी है कि मान लो कि उन्होंने कोई एक ऊन का या रुई का गोला लिया छोटा सा, उसके बाद इसको यहाँ पर एक रेशे को निकालने के लिए यहाँ से कर करके, जैसे हम लोग अंगूठे से घुमाते रहते हैं, जैसे ये पर्सन घुमा रहा है मान लो, इसने ये ऐसे हाथों का एंगल इसका देखो इसने कैसे पकड़ रखा है। ये कुल मिलाकर जैसे लट्टू चलाते हो ना, लट्टू चलाया होगा आपने कभी, या फिरकनी चलाई होगी, इस प्रकार से हम इसको गोल गोल घुमाना होता है एंड ऐसे करते करते इसमें से धागे निकल जाते हैं। ओके, एक और जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस होता है जो कि कॉटन की स्पिनिंग के लिए और यार्न को बनाने के लिए यूज़ होता है, वो होता है स्पिनिंग व्हील। ठीक है, ये रहा चरखा जिसको बापू यूज़ करते थे। स्पिनिंग व्हील को हम लोग चरखा बोलते हैं। इसको पॉपुलराइज करा था हमारे फादर ऑफ नेशन ने, महात्मा गांधी ने, एज पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्या महात्मा गांधी क्या सिंबलाइज करना चाहते थे इससे? कि लोग इसके बने कपड़े पहने, जिसको हम लोग कौन सा कपड़ा बोलते हैं? कैसा कपड़ा? खादी। तो महात्मा गांधी ने इनकरेज करा था लोगों को कि वो उसके बने हुए कपड़े पहने, मेड ऑफ होम स्पन यार्न, चरखा से जो बने हुए हैं, क्योंकि बेसिकली उस टाइम पर एक बॉयकॉट मूवमेंट भी चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही जो पार्ट था कि जो फॉरेन क्लोथ वगैरह हैं, आपको पता है ना, बॉन फायर वगैरह करके शाइनी, उनमें आग लगाई जाती थी, है ना, सड़कों पे, जो बाहर से कपड़े होंगे, जो ब्रिटेन की मिल्स में बने होंगे। इससे बेसिकली हम किसका आइडिया इनकरेज करना चाहते थे लोगों के दिमाग में उस ज़माने में? किसकी आइडियोलॉजी, किस चीज़ का आइडिया? वेरी गुड, स्वदेशी का आइडिया। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ यार्न और मेकिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल, ये स्पिनिंग मशीन्स के थ्रू भी करा जाता है आजकल फैक्ट्रीज में। ठीक है, और अल्टीमेटली यार्न जो है इट इज़ यूज टू मेक फैब्रिक या फिर क्लोथ। और जो मशीन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैंडलूम मशीन, ये तो वीविंग का प्रोसेस हो गया। सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं आपको स्पिनिंग वाली मशीन दिखाता हूँ, यहाँ दे नहीं रखा है, हैंडलूम वाला दे रखा है। स्पिनिंग मशीन ये होती है, कॉटन स्पिनिंग मशीन। रियल दिखाता हूँ, ये देखो, दिख रहे हैं धागे खींचते हुए। अब तो ये कॉम्प्लिकेटेड वे में, मतलब बहुत एडवांस टेक्निक हो चुकी है, जिसमें कॉटन के जो गट्ठे हैं प्रॉपर तरीके से रख के उनको धागे वगैरह प्रॉपर पूरे रील्स में बना दिया जाता है, और एक ही बार में इनकी कलरिंग भी हो जाती है, सब कुछ एक ही बार में हो जाता है, इनका पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही साथ, कलरिंग वगैरह सब हो जाएगी इनकी, फैक्ट्रीज में वाले काम होते हैं। ठीक है, मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, हमें यार्न तो मिल गया, यार्न के प्रोसेस को यार्न को हमने कौन से प्रोसेस ऑब्टेन करा? स्पिनिंग। अब हम कपड़ा बनाएंगे। जो कपड़े हैं उनको बेसिकली बोला जा रहा है फैब्रिक। दे आर मेड फ्रॉम यार्न लॉन्ग थ्रेड बाय टू मेन प्रोसेसेस, वीविंग एंड निटिंग। अब यहाँ पर वैसे तो इसको ऐसा करके लिख देता है हर एक जो बुक में लिखा जाता है, हर एक जो राइटर होता है, वीविंग एंड निटिंग, लेकिन यहाँ पर हमें इन दोनों प्रोसेसेस में फ़र्क समझाया गया, किसी न किसी जगह पर हमें काम आ सकता है। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे कि एटलीस्ट ये स्पिनिंग, वीविंग और नेटिंग में क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ किससे बनती है। तो सबसे पहले, अभी तक आपने स्टेजेस बता दो क्या सीख लिया। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कपड़े को बनाने में? सबसे पहली चीज़, मैं चीज़ की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस की नहीं, फाइबर। नंबर ऑफ फाइबर्स को करेक्ट करके क्या बनेगा? यार्न। ठीक है, एंड यार्न से जो हम कपड़ा बनाने जा रहे हैं उसको दो प्रोसेसेस होकर गुजरना पड़ेगा, वीविंग एंड नेटिंग। पहले वीविंग देखते हैं। जब हम एक कपड़ा बनाते हैं, कैसे? जो लंबे लंबे थ्रेड्स हैं उनको अरेंज करके
so that they can pass in one particular direction with other yarns at right angles to them. It is called as weaving. यानी कि ऐसे करते हुए अगर हमने कोई रुमाल बनाया, राइट एंगल्स में सारे के सारे, अगर ये लंबे लंबे थ्रेड्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और राइट एंगल्स में दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये वीविंग है. इन अदर वर्ड्स, टू सेट ऑफ यार्न और थ्रेड्स, इनको साथ में इनकी बुनाई होती है. दे आर वुवन टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक. जब यार्न की बुनाई होती है, वीविंग होती है फैब्रिक बनाने के लिए, इसके लिए कुछ लूम्स यूज़ करे जाते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, एक डिवाइस है यार्न की बुनाई के लिए, थ्रेड्स की बुनाई के लिए. इसको बोला जाता है लूम. ठीक है. अब क्या हमारे देश में आज के समय में भी अर्पित हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करा जाता है क्या, या हैंडलूम्स पे फोकस करा जाता है क्या? आज भी बिल्कुल करा जाता है. इससे कौन सा आइडिया प्रमोट हो सकता है अगर हम हैंडलूम या पावरलूम की, अगर पावरलूम को तो चलो छोड़ो एक बार को, हैंडलूम को अगर प्रमोट करें, हाथ से अगर ये वाला काम होता है तो कारीगरी होती है, तो जिससे वेरी गुड हैंडीक्राफ्ट. और इस वाले काम से क्या नंबर ऑफ लोगों की एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक साथ हेल्प हो सकती है क्या, पैसों की टर्म्स में? वेरी गुड, यही जाना चाह रहा था. SHG का कंसेप्ट इससे बूस्ट होता है. अब देखो आ गया ना, हमें एक रियलिस्टिक एग्जांपल मिल गया GS पेपर 3 के लिए. और ये टॉपिक तो हमारा पूरा सिलेबस का पार्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. लूम जो है उसको बोला जाता है करघा. हिंदी के अंदर दो तरह के लूम होते हैं, एक हैंडलूम, एक पावर लूम. मशीन वाले कौन से, अभी बताता हूँ, हाँ दिखा देता हूँ. जो हाथों से यूज़ होते हैं वो है हैंडलूम. अब हाथों से यूज़ होते तो उसका नाम होता है हथकरघा, ये वाला. अभी इसकी रियल फ़ोटो गूगल उससे दिखाता हूँ, यहाँ पर अच्छी नहीं दिखेगी फ़ोटो. और जो लूम जो इलेक्ट्रिक पावर से वर्क करता है उसको हम लोग कहते हैं पावर लूम, बिजली करघा. अब ये देख लो, हमें बचपन से हैंडीक्राफ्ट वगैरह पढ़ाया जाता था, लेकिन आप लोगों में से शायद से बहुतों ने फ़ोटो नहीं देखी होगी इसकी. सबसे पहले मैं आपको हैंडलूम दिखा देता हूँ. ये वाला काम ना यूपी में, बनारस में, इलाहाबाद में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में, केरला में साड़ी वगैरह बनाने के लिए बहुत लोगों के घर में ही होता है. ये कैसा होता है ये देख लो. मध्य प्रदेश में भी होता है. आपको पता होगा मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है पे चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, GI टैग है उनके पास, है ना, ये यूज़ होता है. और उसी चंदेरी साड़ी के ऊपर बताओ जल्दी, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की मूवी आई थी जिसमें इस हैंडलूम को दिखाया हुआ है. क्या नाम है उसका? सुई धागा. बस यही है पूरा कंसेप्ट. अगर आप इसको याद रखोगे तो आपका ये कवर, आपका पूरा का पूरा ये कंसेप्ट कवर, अगर आप इसको याद रख सकते हो तो ठीक है. लेकिन मैं आपको फिर भी और दिखाता हूँ इसके बारे में. ये देख रहे हो, सिंगल थ्रेड्स इनको करके पूरा बुनाई करते करते एक पिरोया जा रहा है एक जगह पर, और ये शीट पूरी की पूरी चादर, टेबल क्लॉथ जो भी है ये इससे प्रोड्यूस हो जा रहा है. ठीक है. अरेंज करे जा रहे हैं अलग अलग धागों को, अलग अलग कलर को, कौन से कहाँ लाने हैं, तो एक ये प्रिंट बन कर आ जा रहा है. जनरली बेडशीट्स जो होती हैं उस पर जो डिज़ाइनिंग होती है ये इससे बहुत अच्छे से हो जाता है. और हैंडलूम ना, आपको एक बात बताऊँ, पावर लूम से जो भी आउटकम मिलता है हमें, जैसे जो भी कपड़ा मिला, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी ये कारीगर हाथों से बनाते हैं. हैंडलूम का काम आज भी मतलब बहुत, जो उसके प्रोडक्ट होंगे ना महंगे होते हैं काफ़ी ज़्यादा. ऐसी थोड़ी ना GI टैग मिल गया चंदेरी साड़ी को. तमिलनाडु के अंदर ऐसे बड़े सारे कारपेट्स भी हैं जिनको GI टैग मिल चुका है, वो भी हैंडलूम से बनाए जाते हैं. हाँ, इंडियन क्या कह रहे हो, उसमें कैसे, इंडिगो में कैसे? अगर हाँ नहीं वो तो कलर है ना, वो तो सिर्फ एक कलर डालेगा ना, डाई है ना वो तो.
हाँ वो हैंडलूम, उसमें ये इसलिए लिखा जाता था कि जो थ्रेडों की कलरिंग होती थी ना, तो उसमें बेसिकली काम हो जाता था। यस यस, आएगा ऑब्वियस ही बात है। अभी ये कोई कौन सी कॉटन होती है भाई साहब, ऐसी बताओ ज़रा, कि जो खेतों में रंग बिरंगी उग रही हो? सफ़ेद ही होती है सारी, कलरिंग ही है पूरी की पूरी। और उसके बाद पावर लूम भी दिखा देता हूँ आपको, ये भी शायद से नहीं देखा होगा आप लोगों ने। ये जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो बल्क में लेबर्स को एम्प्लॉयड करते हैं, वो पावर लूम वगैरह रखते हैं। आप लोगों ने वो मूवी देखी है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जिसके अंदर ये तीनों की वाइफ्स जो होती हैं वो काम करती हैं जूही चावला की फैक्ट्री में, है ना? तो वो बेसिकली ऐसी कुछ वर्कर्स होती हैं, सारी की सारी लेडीज़, वो सारा कुछ कपड़ों का कुछ काम कर रही होती हैं, तो वहाँ बड़े सारे पावर लूम रखे रहते हैं। ये हो, अभी छोटी मशीनें बड़ी मशीनें हो सकती हैं। आपको ये पुरानी फ़ोटो दिखाई जा रही है, अब तो ये बहुत कॉम्पैक्ट भी आती हैं, जिनको आप घर में भी रख सकते हो सिलाई मशीन की तरह। लेकिन वो ये कि अगर लार्ज साइज़ की, जैसे कहते हैं नहीं कि आपको 12x15 का कुछ बनाना है, अगर बड़ा सा चादर या वो करके, तो फिर वो नहीं बन पाएगा उससे। लेकिन घर वाली जो कॉम्पैक्ट है उसे पिलो कवर के साइज़ का या रुमाल की साइज़ का कुछ ना कुछ बन जाएगा। कॉम्पैक्ट होती हैं, ईजी टू कैरी होती हैं, सब कुछ ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वाली होती है। अब बात करते हैं निटिंग की। वीविंग के प्रोसेस में हमने क्या देखा, दो सेट ऑफ यार्न या जो थ्रेड्स हैं वो साइमल्टेनियसली यूज होंगे एक फैब्रिक बनाने के लिए। कैसे? जी ठीक है। लेकिन निटिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक सिंगल यार्न जो है, सिंगल थ्रेड जो है, इट इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न with knitting needles or machine, it is called as knitting। कैसे होता है ये? सबसे पहले ये देख लो, दादी नानी वाला काम। जैसे ही स्वेटर बनना स्टार्ट होता है, मान लो कि आप जब आप छोटे हो गए, आप लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते हो कि दादी क्या है नानी क्या है, या हो सकता है वो आपके घर पे ही रहती हो। सर्दियों के टाइम पे जैसे ही वो ये वाला काम करना शुरू करती थी, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता बीता और ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी कि मान लो ये कपड़ा इतना था, इतना हुआ और फिर ये अब इतना हो गया, तो वो हर 2-3 दिन में आपको बुलाकर, जब आप खेल रहे होते थे, एक नाप लेती थी ना आपका। वो इसलिए कि जब वो आपके गर्दन की तरफ पहुंच रही है ना इसको बनाने, तो नेक का नाप लेना है कि सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, थोड़ा सा और चौड़ा करना है इसको। हाथों की तरफ जब वो बना रही हैं तो वो हाथों का नाप लेना है इसका कि कितना है। और कमर की तरफ कि लंबा कितना करना है इसको, लेंथ कितनी होगी। ये होता है पूरा का पूरा हाथ से जो करा जाता है निटिंग, ठीक है। जो स्वेटर है, इट इज़ मेड बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग बाय यूजिंग अ सिंगल वुलन यार्न। ऊन का गोला होता है ना, उससे करते हुए आपने देखा होगा इसको, या मशीन में भी हो सकता है, फैक्ट्री में। निटिंग मशीन ही होती है। नहीं कुछ भी कर लो। वो कह रहा है ऊन का गोला, मतलब एक सब लोग जानते हैं ना, क्योंकि बचपन से रिलेट कर सकते हैं। नेटिंग बाय हैंड ही होती है प्रॉपर तरीके से। ये 2 मोटी मोटी सुइयाँ होती है ना, जिसमें ऐसे कर करके हम लोग वो करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट। वैसे पता है हर कोई नहीं कर सकता है वाला काम।
और उससे देखो, हमने तो बचपन में इससे स्वेटर ही देखे हैं बनते हुए, दादी और नानी नानी क्या, तो इससे कुछ भी बन सकता है यार, कारपेट बन सकता है, टेबल क्लॉथ बन सकता है ना। एंड डिपेंडिंग ऑन द आप क्या कपड़ा ले रहे हो। और ये जो जनरली जो निटिंग का प्रोसेस होता है ना, वो अपनी वूल, जनरली जो हमने ऊन के गोले देखे हैं वो वही देखे लाइफ में। मोटी ही चीज़ों में बेसिकली ये जो कपड़ा जितना, या थ्रेड या जितनी उसकी मोटी होगी, या जितना मोटा कपड़ा हमें बनाना है, कारपेट को ले लो अगर जैसे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर तो ये सुई यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ लकड़ी का कुछ और मोटा यूज़ कर रहे हैं, ये उससे भी मोटी लकड़ी को यूज़ कर रही है। तो डिपेंडिंग ऑन था कि ये जो आपके पास किसी भी एक फाइबर का जो ये पूरा का पूरा आपके पास गट्ठा है वो कितना मोटा, कितनी मोटी रील का है, इसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप बनाना क्या चाह रहे हो उससे। उसके बाद मैनी आइटम्स ऑफ आवर क्लोथिंग लाइक सॉक्स, वेस्ट, बनियाइन, अंडरवेयर, दे आर मेड ऑफ मशीन निटेड फैब्रिक। अब देख रहे हो ना मयूर, तो आप क्लियर हो गया इससे। अगर जैसे वेस्ट या अंडरवेयर अगर इससे बन रही है, सॉक्स बन रहे हैं, तो वो वुलन ज़रूरी नहीं है कि इससे ये प्रोसेस वुलन के लिए हो, है ना, वूल के लिए हो। अगर एक मोज़े फट रहे हैं, राइटर आपको ये बोल रहा है, अगर आप उसमें से एक ही थ्रेड को खींचो तो एक पूरे का पूरा जो लेयर है वो खींची चली आती है ना। कभी कभार आपने टेबल क्लॉथ वगैरह में भी देखा होगा, अगर आप उसको खींचना स्टार्ट हुए तो वो पूरा का पूरा खिंचा हुआ एक साथ वो चलाएगा, पूरा उसको वैसा कर सकते हो कि कपड़ा ही मिट गया, वो पूरा का पूरा खींचते 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 वो ना ऐसे लहर लहर के आता है। कभी मयूर करके देखे किसी कपड़े पे ऐसे लहर लहर के ख़त्म होते 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 वो कपड़ा फिर इतना सा रह जाता है, फिर कुछ भी नहीं बचता उसके अंदर। और ये चीज़ ये शो करता है कि वो अच्छे से उसकी बुनाई नहीं हुई थी, उसकी अच्छे से निटिंग नहीं हुई है। एंड वो पूरे का पूरा एक ही बार में क्यों बाहर आ जाता है, बस फ़र्क इतना है ये सिंगल यान से बनता है, एंड वहाँ पर क्या होता है वीविंग के अंदर डबल यान, बस ये प्रोसेस होता है, फ़र्क होता है। हिस्ट्री देखिए अगर हम लोग क्लोथिंग मटेरियल की, राइटर आपसे कह रहा है कि आजकल के समय में जो लोग कपड़े पहनते हैं उनके लिए वेरियस तरीके का फैब्रिक यूज़ करते हैं अपनी बॉडी, मतलब बहुत तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं अपनी बॉडीज़ को कवर करने के लिए। लेकिन एंशिएंट टाइम में लोगों के पास इतनी चॉइसेस नहीं थी। लोग कभी कभार पेड़ों की छाल तक को यूज़ करते थे, बड़ी बड़ी जो पत्तियाँ होती थी लाइक बनाना लीव्स वगैरह, पेड़ों से उनको एनिमल की स्किन को, उनके फर को अपने आप को कवर करने के लिए। जब लोगों ने खेती बाड़ी प्रैक्टिस करना शुरू करी, जैसा कि हमने देखा था नियोलिथिक एज के आसपास, ठीक है, और वो सेटल होना शुरू एक जगह पर, स्पेशली नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, ठीक है, लाइक इंडिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इजिप्ट के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंड चाइना के अंदर चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। उन्होंने जो ट्रीज़ की जो शूट पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है ट्रीज़ में शूट पार्ट, ऊपर के नीचे, ऊपर नीचे, क्योंकि जो होता है वो रूट पार्ट होता है। उन्होंने जो ये टहनियाँ डंडियाँ होती थी, उन्होंने बेसिकली इसको वीव करना शुरू करा, एंड ग्रासेस को भी उन्होंने करना शुरू करा अपने लिए, मैट्स बनाने के लिए, बास्केट वगैरह बनाने के लिए। फिर जो वाइन्स होती हैं, अब ये वाइन पीने वाली वाइन नहीं है, जो वाइन यार्ड्स होते हैं, जैसे कुछ बड़ी बड़ी जो ऐसे लटकती हुई जो बेलें होती हैं, ठीक है, इसको एनिमल के हेयर को लाइक शीप वूल, इनको एक साथ बेसिकली एक पिरोने की कोशिश करी। पिरोना समझते हो ना, एक जगह ला कर के सारे का सारा ये जो हेयर एनिमल के, मतलब मान लो कि जो वूल है शीप से जो मिली है, उसकी स्पिनिंग निटिंग करके कुछ भी करके उन्होंने ये जाना कि हाँ यार ये चीज़ ये गर्माहट दे रही है ज़्यादा, और हम इससे लपेट कर कुछ ना कुछ बना सकते हैं अपने लिए। तो वही है ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो वही चीज़ आपको राइटर बोल रहा है। अल्टीमेटली फिर कुछ टाइम के बाद लोगों को ये पता लगा, वक्त ज़माना हालात आगे भी थे, तो लोगों ने, उस ज़माने के लोगों ने कॉटन और फ्लेक्स प्लांट वगैरह जो थे वो ग्रो करना शुरू करें, उससे फाइबर ऑब्टेन करना शुरू करी, और उससे फिर कपड़े बनते चले गए। ये जो क्रॉप्स थे कॉटन और फ्लेक्स, लोग उस ज़माने में
जहाँ पर पानी के सोर्सेज होके वहाँ पर ग्रो करते थे, ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ मिल जाए। एंड यहाँ पर जनरली कॉटन के लिए तो लोगों को समझ में आ गया था कि इतना पानी नहीं चाहिए, लेकिन कॉटन फ्लैक्स एंड अलॉन्ग विद इट जूट, ठीक है, ताकि सफिशिएंट वाटर मिल जाए उनको इरिगेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखा था, लोग जो थे वो कॉटन क्रॉप को उन रीजन्स में ग्रो करना पसंद करते थे, गंगा नदी वगैरह के किनारे, ठीक है। एक तो इरिगेशन मिल जाए, थोड़ा बहुत तो इरिगेशन चाहिए ही है ना। उस ज़माने की बात हो रही है, पुरानी। आज के ज़माने में इसको टिपिकल मत देखना कि अब तो ये ड्राई रीजन्स में हो जाता है, पानी कम चाहिए होता है। वहाँ पर लोगों को बेसिकली आप ये कह सकते हो, लोग टेस्टिंग मोड पे थे उस ज़माने के, ठीक है। एंड एंशिएंट इजिप्ट के अंदर जो कॉटन और जो फ्लैक्स क्रॉप्स थे, दे वर कल्टिवेटेड नियर द नाइल रिवर एंड फाइबर्स वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन तो था, हर एक सिविलाइजेशन एक नदी के बीच, नदी के बगल में पनपता है। तो जैसे हड़प्पन कौन सी, इंडस नदी के किनारे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे, चाइनीज सिविलाइजेशन यांगसे रिवर के किनारे, और मेसोपोटामियन कौन सी रिवर, हाँ, यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस। हाँ, लोग उस ज़माने में जो कपड़ों की स्टिचिंग वगैरह वो करना नहीं जानते थे, इट वॉज नॉट नोन टू देम। ऑब्वियसली बात है, कोई सुई वगैरह पैनी नोकीली चीज़ इनके पास नहीं थी। तो बेसिकली लोग क्या करते थे, कपड़ों को ड्रेपरी की फॉर्म में पहनते थे। ये हमें कैसे प्रूफ मिलता है इसका? हड़प्पा में ऐसा कौन सा फिगर है जो कि ड्रेपरी लपेटा हुआ है? प्रीस्ट, है ना। तो लेकिन जैसे जैसे सुई नीडल की इन्वेंशन होती है, तो लोगों ने अपने कपड़े वगैरह जो थे उसको स्टिच करना शुरू करा, एंड उससे फिर लोगों को अपने साइज़ वगैरह ये सब पता लग गए, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते, ऐसे करते करते लोगों ने कपड़े बनाना शुरू करा, अलग अलग प्रकार के लोग कपड़े पहनने लगे, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, हमारे काम आ सकता है कहीं ना कहीं। मुझे ये बताओ, कुछ क्वेश्चंस बताओ यहाँ पे। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पॉलिस्टर एक नेचुरल फाइबर है, फॉल्स। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड एज गिनिंग, और है ना। yarn is made from fibers, weaving of yarn makes a fabric, false क्यों? Which one of the following is not a natural fiber? Cotton, nylon, flax या wool? फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग टुगेदर, क्या? यान के फाइबर, यान, क्योंकि फाइबर को जब हम करते हैं तो फाइबर से क्या बनता है? यान, और यान से क्या बनता है? फैब्रिक। देख रहे हो, गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिंथेटिक फाइबर? नॉट पूछ रहा है। अगर इफ अ पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स बाय गिविंग द स्मेल ऑफ जला हुआ मीट, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी मेड अप ऑफ, ऊपर हमने पढ़े थे सारे के सारे, देख लो, कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, अभी आपको रिकॉल नहीं होगा शायद से। ये हमने बात पढ़ी थी, ये चार्ड मीट वाला। अगर एक कपड़ा अगर जलने के बाद एक ऐसी स्मेल दे रहा है कि जैसे मांस पका हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? कौन सा फैब्रिक? सिल्क फैब्रिक। आंसर क्या होगा इसका? सिल्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काइंड ऑफ वॉर्म्स? Cotton made from the stem fibers of a flax plant is called as cloth. Sorry. Cloth made from the stem fibers of flax plant.
मैंने कपड़ा भी दिखाया था ना आपको, कैसा होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है ना, हल्का सा गैप्स आते हैं कुछ। बस ईजी सा चैप्टर था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। सेल्फ रीडिंग बस 1 से 2 बार मार के जो भी आपको दिक्कतें इसके अंदर लग रही हैं, यानी कि देखो एक नोट मेकिंग अगर इससे होता तो एक बार के लिए बस जो मैंने ये पढ़ा, एक ये फैक्ट पढ़ा था यस कि जो वूल है ना रैबिट्स और कैमल्स की जो हेयर से ऑब्टेन होता है उसको भी वूल कहते हैं, एक ये वाली चीज़। फिर जो कुछ साइंटिफिक नेम मैंने पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर के ये, और किसकी बर्निंग पे क्या चीज़, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन वाइज जैसे यूपीपीएससी जो पूछ लेता है एक वो चीज़, वो मेरे काम आ सकती है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से एक ये चीज़, रिवीजन के पर्सपेक्टिव में कि कॉटन के लिए कैसा क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट, कौन कौन से राज्यों में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है। सिमिलरली फ्लैक्स एक नई चीज़ हो सकती है कई लोगों के लिए, और इससे कैसा कपड़ा बनता है। और जूट के लिए एक ये चीज़ अगर मैं होता तो नोट बना सकता था यार कि कौन से स्टेट में ये बेसिकली ग्रो करा जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।